हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें आज हम कवर करेंगे चैप्टर 4 जो कि प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें सेक्शन 12 से 29 तक सेक्शंस दिए गए हैं। एंड चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे जो कि मिसलिनियस प्रोविजन से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें सेक्शन 30 से 37 तक दिए गए हैं। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। एंड आपको मैं डोमेस्टिक वायलेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, वहाँ पे आपको ईजिली सभी वीडियोज़ मेरी मिल जाएंगी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 12 एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, सेक्शन 12 क्या बता रहा है? मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? द एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय द एग्रीवेट वीमेन हरसेल्फ, द प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ। ठीक है, खुद एग्रीवेट वुमेन जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकती है मजिस्ट्रेट के एंड या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन उस लेडी के बिहाफ पे जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं? बिफोर गिविंग एनी ऑर्डर द मजिस्ट्रेट शुड कंसीडर द DIR इफ इट इज़ हैड बीन रिसीव्ड। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर पास करने से पहले मजिस्ट्रेट के पास डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट रिसीव हो चुकी है तो ठीक है, तो उसे भी क्या करना होगा? कंसीडर करना होगा। ठीक है, उस रिपोर्ट को भी कंसीडर करना होगा ऑर्डर पास करने से पहले। नेक्स्ट 12 क्लॉज 2 में क्या कह रहे हैं? या 3 लिखा है, यहाँ ठीक कर लीजिएगा। द वीमेन कैन क्लेम रिलीफ अंडर द एक्ट इवन इफ द अनदर सिविल फैमिली और क्रिमिनल केस इज ऑलरेडी पेंडिंग। दैट मीन्स अगर कोई सिविल फैमिली या फिर क्रिमिनल केस पहले से ही पेंडिंग है तब भी वीमेन इस एक्ट के अंदर रिलीफ को क्लेम कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विद ऑल रिक्वायर्ड डिटेल। ठीक है, जो एप्लीकेशन होनी चाहिए सारे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो भी उस पर डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए ना, बताई गई है एप्लीकेशन पे सभी डिटेल, वो उसी ही तरह मेंशन की जानी चाहिए। द फर्स्ट हेयरिंग शुड बी यूजुअली बी हेल्ड इन विद इन दी 3 days आफ्टर द एप्लीकेशन इज़ फाइल। दैट मीन्स एप्लीकेशन फाइल होने के बाद नॉर्मली 3 दिन के अंदर फर्स्ट हेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, कितने दिन के? 3 दिन के अंदर फर्स्ट हेयरिंग होनी चाहिए एप्लीकेशन फाइल होने के बाद। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द केस शुड एज फार एज पॉसिबल बी डिसाइडेड विद इन 60 days फ्रॉम द नेक्स्ट हेयरिंग। फर्स्ट हेयरिंग के बाद केस को एज फार एज पॉसिबल 60 days के मतलब कि 60 days के अंदर डिसाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हेयरिंग के बाद 60 दिन के अंदर केस को डिसाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सेक्शन नंबर 13 सर्विस ऑफ नोटिस। A notice of the date of hearing given by the magistrate shall be served on the protection officer and the respondent within the maximum period of 2 days or within such further reasonable time as the magistrate may allow। क्या कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट हेयरिंग की नोटिस प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर रिस्पोंडेंट को भेजेगा। ठीक है, और ये नोटिस मैक्सिमम 2 दिन के अंदर सर्व होनी चाहिए। कितने? 2 दिन के अंदर सर्व होनी चाहिए। और या फिर मजिस्ट्रेट रीजनेबल टाइम को भी अलाउ कर सकता है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, ठीक है, कि वो एक्स्ट्रा टाइम अलाउ करना जरूरी है, रीजनेबल है, तो वो अलाउ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल सर्व द नोटिस ऑन द रिस्पोंडेंट एंड ऑन द अदर पर्सन एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट। यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रोटेक्शन ऑफिसर रिस्पोंडेंट और मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दूसरे पर्सन को भी क्या करेगा? नोटिस को सर्व करेगा। द डेक्लेरेशन मेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर दैट द नोटिस हैज़ बीन सर्व्ड शैल बी अ प्रूफ ऑफ सर्विस अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का डेक्लेरेशन की नोटिस सर्व हो चुका है, प्रूफ ऑफ सर्विस माना जाएगा जब तक कि कॉन्ट्ररी मतलब कि उसके ऑपोजिट प्रूव नहीं हो जाता। सेक्शन नंबर 14 किसकी बात कर रहे हैं? काउंसलिंग। द मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट एग्रीवेट पर्सन ईदर जॉइंटली सिंगली टू अंडरगोज द काउंसलिंग विद एनी मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर वो पोसेस द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट या फिर एग्रीवेट विमेन को काउंसलिंग के लिए भेज सकता है। ठीक है,
और आगे क्या कह रहे हैं कि जो काउंसलिंग किसी भी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर के ही थ्रू होगी। और मजिस्ट्रेट काउंसलिंग ऑर्डर करता है तो नेक्स्ट हियरिंग कितने बाद होगी, 2 मंथ के अंदर फिक्स करेगा। ठीक है, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर द काउंसलिंग शैल फिक्स द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। कितने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कितने टाइम के अंदर होनी चाहिए, विद इन 2 मंथ्स के अंदर। सेक्शन नंबर 15, assistant of welfare expert. During the case, the magistrate may take the help of the welfare expert as far as possible. The welfare expert should be a woman. क्या कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग के दौरान वेलफेयर एक्सपर्ट की असिस्टेंट ले सकता है। किसकी, वेलफेयर एक्सपर्ट की असिस्टेंट ले सकता है, और जहाँ तक हो सके पॉसिबल हो वेलफेयर एक्सपर्ट एक विमेन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 16 किसकी बात कर रहा है, प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा इफ़ द मजिस्ट्रेट कंसीडर इट नेसेसरी और ईदर द एग्रीवेट पर्सन और रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट द मजिस्ट्रेट में कंडक्ट द प्रोसीडिंग इन कैमरा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्राइवेसी मेंटेन करना ज़रूरी है, या फिर एग्रीवेट विमेन या फिर रिस्पोंडेंट रिक्वेस्ट करता है, दोनों में से कोई भी, तो मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग को इन कैमरा कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 17, राइट टू रिजाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। एवरी वीमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैज़ अ लीगल राइट टू लिव इन दी शेयर्ड हाउस होल्ड। ठीक है, जो भी वीमेन हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं, उसका क्या राइट है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है। ठीक है, उसको शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का लीगल राइट है। इवन इफ शी इज़ नॉट अ ओनर और ही हैज़ नो लीगल शेयर राइट टाइटल इंटरेस्ट इन दी हाउस। ये कह रहे हैं कि राइट तब तक मिलेगा जब तक वुमन उस घर का ओनर ना हो और उसके या फिर प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का लीगल राइट टाइटल इंटरेस्ट ना हो, तब भी वो उस शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है। द वीमेन कैन नॉट बी फोर्स टू लिव द शेयर्ड हाउस होल्ड और एनी पार्ट ऑफ अनलेस इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू दी लॉ। ये साथ ही ये भी कह रहे हैं कि विमेन को शेयर्ड हाउस होल्ड से फोर्सफुली अविक्ट या फिर एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता जब तक लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो रहा हो। ठीक है, देन वी हैव द सेक्शन नंबर 18, प्रोटेक्शन ऑर्डर। इफ द मजिस्ट्रेट आफ्टर गिविंग द एग्रीवेट पर्सन एंड द रिस्पोंडेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड and the being prima facie satisfied the domestic violence has been taken place or likely to take the place, he may pass the protection order in a favor of the aggrieved person. ठीक है, आप सिंपली सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसाई लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है या फिर होने की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, तो और दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि या फिर डोमेस्टिक वायलेंस वाला ऑफेंस हुआ है, तो मजिस्ट्रेट एग्री वुमेन के फेवर में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर में क्या क्या पास कर सकता है वो देखते हैं। द प्रोटेक्शन ऑर्डर में प्रोहिबिट द रिस्पोंडेंट फ्रॉम। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर के थ्रू रिस्पोंडेंट को ऑर्डर दिया जा सकता है। क्या क्या ऑर्डर दिया जा सकता है, ए में क्या बोल रहे हैं, द रिस्पोंडेंट मस्ट नॉट कमिट एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि डोमेस्टिक वायलेंस कमिट नहीं करेगा रिस्पोंडेंट। ठीक है, ये भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। बी में क्या कह रहे हैं, द रिस्पोंडेंट मस्ट नॉट हेल्प और इनकरेज एनी पर्सन टू कमिट डोमेस्टिक वायलेंस, और किसी को और को डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए हेल्प या और इनकरेज नहीं करेगा। ठीक है, और क्या ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट, द रिस्पोंडेंट मस्ट नॉट गो टू द विमेन वर्क प्लेस और इफ़ द विक्टिम इज़ अ चाइल्ड स्कूल और एनी प्लेस द विक्टिम रेगुलरली विजिट। क्या कह रहे हैं कि रिस्पोंडेंट वुमेन के वर्क प्लेस या फिर चाइल्ड के स्कूल या फिर किसी और प्लेस पे नहीं जा सकता, विजिट नहीं कर सकता। और क्या ऑर्डर दे सकता है, द रिस्पोंडेंट मस्ट नॉट कॉन्टैक्ट द विमेन इन एनी वे इंक्लूडिंग द पर्सनल ओरल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट और विद द एग्रीवेट विमेन। क्या कह रहे हैं कि रिस्पोंडेंट विमेन से किसी भी तरह कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, या फिर ओरल या फिर किसी रिटर्न फॉर्म में या फिर फ़ोन के थ्रू या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के थ्रू किसी भी तरह से उससे कोई भी कॉन्टैक्ट विमेन से नहीं करेगा। ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, किसको, रिस्पोंडेंट को।
नेक्स्ट ई में क्या बोल रहे हैं, द रिस्पोंडेंट कैनॉट सेल, ट्रांसफ़र और मिस यूज़ जॉइंट प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, लॉकर और वुमेन स्त्री धन विदाउट द मजिस्ट्रेट परमिशन। क्या कह रहे हैं कि जॉइंट प्रॉपर्टी जैसे कि बैंक अकाउंट, लॉकर या फिर विमेन का स्त्री धन जो भी होगा मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना उसे सेल, ट्रांसफ़र या फिर मिसयूज़ नहीं करेगा रिस्पोंडेंट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं एफ में, द रिस्पोंडेंट मस्ट नॉट हार्म द विमेन फैमिली मेम्बर, डिपेंडेंट्स और एनी पर्सन हेल्पिंग हर। विमेन के किसी भी रिलेटिव, डिपेंडेंट या फिर उसकी हेल्प करने वाले किसी भी पर्सन को हार्म नहीं करेगा रिस्पोंडेंट। जी में क्या कह रहे हैं, द रिस्पोंडेंट मस्ट ओबे एनी अदर रिस्ट्रिक्शन मेंशन बाय द मजिस्ट्रेट इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर। और मजिस्ट्रेट जो भी एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा ऑर्डर में मेंशन होंगी उसको भी रिस्पोंडेंट क्या करेगा, फॉलो करेगा। नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 19, किसकी बात कर रहा है, रेजिडेंस ऑर्डर के बारे में। ठीक है, मजिस्ट्रेट रेजिडेंस ऑर्डर भी पास कर सकता है। अब देखते हैं सेक्शन में क्या कह रहे हैं, इफ़ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड द डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ बीन टेकन प्लेस ही में पास द रेजिडेंस ऑर्डर। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो रेजिडेंस ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, ए में क्या कह रहे हैं, द रिस्पोंडेंट कैन नॉट फोर्स द वीमेन टू लीव और डिस्टर्ब हर राइट टू लिव इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। दैट मीन्स रिस्पोंडेंट विमेन को शेयर्ड हाउस होल्ड से फोर्सफुली नहीं निकाल सकता। ठीक है, बी में क्या कह रहे हैं, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू लीव द शेयर्ड हाउस होल्ड। मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को शेयर हाउस होल्ड छोड़ने का ऑर्डर भी दे सकता है। ठीक है, किसको छोड़ने का ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट, रिस्पोंडेंट को वो शेयर हाउस होल्ड छोड़ने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, और प्रोवाइजो में इसमें क्या कह रहे हैं, A female respondent cannot be ordered to remove herself from the shared household under this clause। अगर रिस्पोंडेंट फीमेल है तो उसको इस क्लॉज के अंदर शेयर्ड हाउस होल्ड से रिमूव करने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, किसको दे सकते हैं, सिर्फ रिमूव करने का रिस्पोंडेंट को दे सकते हैं कि लीव कर जाए शेयर्ड हाउस होल्ड से, बट फीमेल को नहीं कह सकते कि वो लीव कर जाए शेयर्ड हाउस होल्ड से। ठीक है, सी में क्या कह रहे हैं, The magistrate may stop the respondent or his relative from the entering the part of the house where the women lives। मजिस्ट्रेट ज़रूरत पड़ने पर रिस्पोंडेंट या फिर उसके किसी भी रिलेटिव को उस घर के किसी भी हिस्से मतलब कि किसी भी पार्ट में जाने से रोक सकता है जहां एग्रीवेट विमेन रह रही है। ठीक है, द रिस्पोंडेंट कैनॉट सेल, ट्रांसफ़र, मॉर्गेज और क्रिएट एनी चार्ज ओवर दी शेयर्ड हाउस होल्ड। दैट मीन्स इसके अलावा रिस्पोंडेंट शेयर्ड हाउस होल्ड को बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के सेल, ट्रांसफ़र या फिर मॉर्गेज या किसी भी तरह के चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, ई में क्या कह रहे हैं, द रिस्पोंडेंट कैन नॉट गिव अप और सरेंडर हिज राइट इन द शेयर्ड हाउस होल्ड विदाउट द मजिस्ट्रेट परमिशन। मतलब कि रिस्पोंडेंट अपने राइट्स द रिस्पोंडेंट अपने राइट्स भी बिना कोर्ट की परमिशन के सरेंडर नहीं कर सकता। ठीक है, रिस्पोंडेंट क्या नहीं कर सकता, अपने राइट्स जो भी हैं उसके गिव अप नहीं कर सकता बिना किसकी परमिशन के, मजिस्ट्रेट की परमिशन के। ठीक है, एफ में क्या कह रहे हैं, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड अ सिमिलर अल्टरनेटिव हाउस और पे द रेंट फॉर इट। दैट मीन्स अगर सर्कमस्टांसिस डिमांड करते हैं तो मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को वुमेन के लिए अल्टरनेटिव अकोमोडेशन प्रोवाइड करने या फिर उसका रेंट पे करने का भी ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 19 में और कौन कौन से ऑर्डर दे सकता है, द मजिस्ट्रेट में ऐड एनी कंडीशन नीडेड टू इंश्योर द सेफ्टी और द वीमेन एंड हर चाइल्ड। दैट मीन्स मजिस्ट्रेट विमेन और उसके चाइल्ड की सेफ्टी के लिए एडिशनल कंडीशन भी इम्पोज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द मजिस्ट्रेट में आस्क द रिस्पोंडेंट टू साइन अ बॉन्ड विद और विदाउट द गारंटर प्रॉमिस नॉट टू कमिट द डोमेस्टिक वायलेंस। दैट मीन्स रिस्पोंडेंट से बॉन्ड को एग्जीक्यूट भी करवाया जा सकता है। ठीक है, बॉन्ड को एग्जीक्यूट भी करवाया जा सकता है विद और विदाउट श्योरिटी, ताकि फ्यूचर में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस जैसा ऑफेंस ना हो।
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द बॉन्ड विल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द CRPC। ठीक है, जो बॉन्ड की प्रोविजंस होगी वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चैप्टर 8 ऑफ द CRPC में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द पुलिस टू प्रोटेक्ट द वीमेन एंड हेल्प द इन्फोर्स द रेजिडेंस ऑर्डर। पुलिस को डायरेक्शन के इसमें क्या कह रहे हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि रेजिडेंस ऑर्डर को इन्फोर्स और विमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे द रेंट और अदर हाउसिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द बोथ द पार्टीज। दैट मीन्स रिस्पोंडेंट को रेंट या हाउसिंग एक्सपेंसेस पे करने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है, दोनों पार्टीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द वीमेन्स स्त्री धन प्रॉपर्टी और द वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसमें क्या कह रहे हैं यदि मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को विमेन स्त्री धन या फिर प्रॉपर्टी और या फिर उसकी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी वापस करने का भी ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 किसकी बात कर रहे हैं, मॉनिटरी रिलीफ से रिलेटेड। While disposing an application under this act, the magistrate may direct the respondent to pay the monetary relief to meet the expenses and the loss suffered by the aggrieved person and her child as the result of domestic violence. The monetary relief may include but not limited to। सेक्शन 20 में क्या कह रहे हैं, जब मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन डिसाइड करता है तो वो रिस्पोंडेंट को विमेन और उसके चिल्ड्रन के लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए भी मॉनिटरी रिलीफ देने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, कौन कौन से अब ऑर्डर होंगे वो देखते हैं। ए में क्या कह रहे हैं, लॉस ऑफ अर्निंग। ठीक है, इनकम या फिर अर्निंग का लॉस, ठीक है, ए हो गया, इनकम या फिर अर्निंग का लॉस हो, ये भी इसके लिए भी उसको मॉनिटरी रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट बी में क्या कह रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी कर सकता है मॉनिटरी रिलीफ प्रोवाइड। सी में लॉस कॉस्ट ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन, डैमेज और रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्रीवेट पर्सन। दैट मीन्स प्रॉपर्टी के डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन से हुआ लॉस। ठीक है, इसके लिए भी मिल सकता है मॉनिटरी रिलीफ। डी में क्या कह रहे हैं, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर मेंटेनेंस ऑफ फॉर द वीमेन एंड her child. This can be addition to maintain the under 125 of the CRPC or already granted under the other law। ठीक है, डी में क्या कह रहे हैं कि और विमेन और उसके चिल्ड्रन की मेंटेनेंस, यह मेंटेनेंस कहाँ पे मिल सकती है, सेक्शन 125 CRPC या फिर किसी दूसरे लॉ के अंदर मिलने वाली मेंटेनेंस के अलावा भी दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मॉनिटरी रिलीफ शैल बी एडिक्वेट, फेयर एंड द रीजनेबल कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू विच द एग्रीवेट पर्सन इज अकोमोडेटेड। इसमें क्या कह रहे हैं, जो मॉनिटरी रिलीफ होगा वो क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, और वीमेन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह रही है उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो मॉनिटरी रिलीफ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर दी लमसम पेमेंट और मंथली पेमेंट एज अप्रोप्रिएट। दैट मीन्स मजिस्ट्रेट लमसम पेमेंट या फिर मंथली पेमेंट दोनों में से कोई भी ऑर्डर दे सकता है, या फिर उसे प्रॉपरली मतलब कि सभी जो भी मॉनिटरी रिलीफ होगा उसको इकट्ठे ही दे देगा, या फिर उसे इंस्टॉलमेंट में मिलेगा मंथ बाय मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द मजिस्ट्रेट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर फॉर द मॉनिटरी रिलीफ द पार्टीज एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन विद इन वॉस जुरिस्डिक्शन द रिस्पोंडेंट रिसाइड। दैट मीन्स ऑर्डर की कॉपी पार्टीज और कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी। ठीक है, किसको भेजी जाएगी, पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी। ठीक है, कंसर्न पुलिस स्टेशन जो भी होगा उनको ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी। और क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द रिस्पोंडेंट मस्ट पे द अमाउंट विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द मजिस्ट्रेट।
जो भी अमाउंट होगा रिस्पोंडेंट को, जो भी टाइम फिक्स्ड किया जाएगा उस टाइम पीरियड के अंदर ही देना होगा एग्रीवेट विमेन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ द रिस्पोंडेंट डज नॉट पे द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द एम्प्लॉयर or any person who owe the money to the respondent to pay the amount directly to the aggrieved women। अगर रिस्पोंडेंट टाइम पर पेमेंट नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट उसके एम्प्लॉयर या फिर किसी ऐसे पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है जो रिस्पोंडेंट को पैसा देना, जो भी रिस्पोंडेंट को पैसे देने हैं कि वो अमाउंट डायरेक्टली किसको दे दे, एग्रीवेट विमेन को पे कर दे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 21, कस्टडी ऑर्डर से रिलेटेड है ये। Despite anything contained in any other law, the magistrate may at any stage of proceeding grant the temporary custody of the children to the aggrieved women or the person who has filed the application on her behalf। क्या कह रहे हैं कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर चाइल्ड की टेम्परेरी कस्टडी किसको देगा, एग्रीवेट विमेन या फिर उसके बिहाफ पर एप्लीकेशन फाइल करने वाले पर्सन को दे सकता है, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, ठीक है, प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं, इफ़ द मजिस्ट्रेट बिलीव दैट मीटिंग रिस्पोंडेंट में हार्म द चाइल्ड ही कैन रिफ्यूज़ द विजिटेशन राइट, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि रिस्पोंडेंट से मिलना चाइल्ड के इंटरेस्ट के लिए, मतलब कि चाइल्ड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है, मजिस्ट्रेट को अगर लगता है रिस्पोंडेंट से मिलना चाइल्ड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या फिर उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो रिस्पोंडेंट की जो भी विजिटेशन राइट्स होंगे उसे देने से मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, मना कर देगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 22 कंपनसेशन ऑर्डर से रिलेटेड है। इसमें क्या कह रहे हैं, द मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड द कंपनसेशन एंड द डैमेजेस टू द एग्रीवेट विमेन। मजिस्ट्रेट एग्रीवेट विमेन को कंपनसेशन और डैमेजेस अवॉर्ड कर सकता है, ठीक है। द रिलीफ इज इन एडिशन टू अदर रिलीफ अंडर दिस एक्ट सच एज प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस और मॉनिटरी रिलीफ, ठीक है। ये कंपनसेशन सिर्फ क्या कह रहे हैं कि सॉरी, और ये जो कंपनसेशन अवार्ड कर रहे हैं वो सभी इन एडिशन टू कौन से रिलीफ के एडिशन होगी, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस या फिर मॉनिटरी रिलीफ के, ठीक है, इन एडिशन टू द अदर रिलीफ। कंपनसेशन एंड डैमेजेस इज गिवन फॉर द इंजरीज कॉज्ड बाय द डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। ये जो कंपनसेशन डैमेजेस दिए जाएंगे किसके लिए, इंजरीज के लिए दिए जाएंगे जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से लेडी को हुई है। इट इज़ ऑल्सो कवर द मेंटल टॉर्चर एंड द इमोशनल डिस्ट्रेस, नॉट ओनली अ फिजिकल इंजरी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये कंपनसेशन सिर्फ फिजिकल इंजरी के लिए नहीं है बल्कि मेंटल टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। मेंटल टॉर्चर या फिर फिजिकल डिस्ट्रेस के लिए भी दिया जा सकता है। सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23 किसकी बात कर रहा है, पावर टू ग्रांट इंटीरियम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर। ड्यूरिंग द केस द मजिस्ट्रेट में पास अ टेम्परेरी ऑर्डर इफ इट इज थिंक फिट, इट इज़ अ फेयर एंड द नेसेसरी, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इंटीरियम ऑर्डर पास करना मतलब कि टेम्परेरी ऑर्डर पास करना फेयर एंड नेसेसरी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है, मतलब कि इंटीरियम ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। अगर मजिस्ट्रेट को क्या लगेगा, फेयर लगेगा, अगर नेसेसरी लगेगा तो वो इंटीरियम ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। इफ़ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द वीमेन एफिडेविट दैट द डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ हैपेंड, इज हैपनिंग और इज लाइकली टू हैपन, ही में पास एन एक्स पार्टे ऑर्डर विदाउट हेयरिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड ग्रांट द रिलीफ अंडर सेक्शन 18 to 22। अब सुनिए इसमें क्या करिए, अगर मजिस्ट्रेट को विमेन की एफिडेविट से प्राइमा फेसाई ये लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या फिर हो रहा है उसके साथ या होने की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, तो मजिस्ट्रेट रिस्पोंडेंट को बिना सुने भी एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है। इस ऑर्डर के थ्रू मजिस्ट्रेट सेक्शन 18 से लेकर 22 तक की रिलीफ कोई भी उसको लेडी को दे सकता है, ठीक है। 18 से 20 तक सेक्शन में जो भी रिलीफ दिए गए हैं उनमें से कोई भी रिलीफ उस एग्रीवेट विमेन को दे सकता है।
सेक्शन नंबर 24, कोर्ट टू गिव अ कॉपी ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट. Whenever the magistrate pass an order under this act, free copies must be provided. Free copies are given to the aggrieved person and the respondent, the concerned police station, protection officer, service provider. ठीक है. सेक्शन 24 क्या बात कर रहा है कि मैजिस्ट्रेट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कोई ऑर्डर पास करता है तो उस ऑर्डर की फ्री कॉपीज प्रोवाइड की जाएगी. किसको दी जाएगी ये कॉपीज, किस किस को मिलेगी? एग्रीवेट विमेन को, रिस्पोंडेंट को, कंसर्न पुलिस स्टेशन को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व है तो उसको भी दी जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है ये सेक्शन नंबर 24, ड्यूरेशन एंड अल्टरेशन ऑफ द ऑर्डर. द प्रोटेक्शन ऑर्डर कंटिन्यू बी वैलिड अंटिल द एग्रीवेट पर्सन अप्लाइज फॉर इट डिस्चार्ज. ठीक है. इसमें क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर तब तक इफेक्टिव रहता है जब तक एग्रीवेट विमेन उसके डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं करती है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ चेंज द मजिस्ट्रेट में अल्टर, मॉडिफाई, रिवोक एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट, द मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड द रीज़न इन राइटिंग बिफोर मेकिंग सच चेंजेस. क्या कह रहे हैं कि अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि चेंज कि मजिस्ट्रेट को लगता हो कि किसी भी ऑर्डर को अल्टर करना, मॉडिफाइड करना या फिर रिवोक या फिर कैंसिल भी किया जा सकता है. अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है तो होगा ये सब. ठीक है. लेकिन ऐसा करते टाइम मजिस्ट्रेट को अपने रीज़न कैसे लिखने होंगे, रीज़न को रिकॉर्ड करना होगा राइटिंग में. ठीक है. सेक्शन नंबर 26, रिलीफ इन अदर सूट एंड द लीगल प्रोसीडिंग. सेक्शन 26 में क्या कह रहे हैं कि आप सिंपली सुन लीजिए, अगर सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट या फिर क्रिमिनल कोर्ट में केस पेंडिंग है या फ्यूचर में फाइल होता है तब भी वुमेन सेक्शन 18 से लेके 22 तक जो भी रिलीफ दिए गए हैं वो क्लेम कर सकती है. ठीक है. और ये रिलीफ किसी भी और लीगल रेमेडी के साथ भी ली जा सकती है. ठीक है. इसमें ये कह रहे हैं. और ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन अगर विमेन को किसी दूसरी कोर्ट से पहले ही रिलीफ मिल चुकी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को क्या होगा, देना जरूरी होगा. ठीक है. इन्फॉर्म करना जरूरी होगा. ठीक है. सेक्शन 26 हो गया. वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको जस्ट अब समझा रही हूँ, रीड आप खुद कर लेना. ठीक है. सेक्शन 27 किसकी बात कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं. इसमें क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट के केसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किए जाते हैं. ठीक है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किए जाएंगे. ठीक है. और केस उस एरिया में फाइल किए जा सकते हैं जहां पर एग्रीवेट विमेन परमानेंटली रहती हो या फिर टेम्परेरी रहती हो. ठीक है. या फिर उसने अपने जहां पर जिस प्लेस पे बिजनेस कैरी कर रही हो. ठीक है. और या फिर जहाँ पे एम्प्लॉयड हो. ठीक है. और इसके क्या कह रहे हैं, इसके अलावा केस वहाँ पे भी फाइल हो सकता है जहाँ रिस्पोंडेंट रहता हो. ठीक है. जहाँ पे रिस्पोंडेंट रह रहा हो या फिर अपना बिजनेस वगैरह कैरी ऑन कर रहा हो या फिर एम्प्लॉयड हो. ठीक है. नेक्स्ट है ये सेक्शन 27 7 का सी में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि केस वहाँ पे भी फाइल किया जा सकता है जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन एराइज हुआ हो. मतलब कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ हो वहाँ पे भी केस को फाइल किया जा सकता है. ठीक है. और कोर्ट के पास ऑर्डर पास करने और ऑफेंस को ट्राई करने की पावर होती है. ठीक है. वहाँ पे भी. सेक्शन 27 क्लॉज 2 में क्या कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर पास किए गए कोई भी ऑर्डर पूरे इंडिया में इन्फोर्सेबल होते हैं. ठीक है. कहाँ पे इन्फोर्सेबल होंगे, जो भी ऑर्डर पास करें इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द इंडिया. ठीक है. पूरे इंडिया में इन्फोर्सेबल होंगे जो भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे रहा है. सेक्शन नंबर 28 पे आइए. प्रोसीजर बता रहा है इसमें क्या कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग CRPC के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही चलेगी. ठीक है. किसके अकॉर्डिंग चलेगी, CRPC के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही चलेगी. ये प्रोसीजर स्पेसिफिकली सेक्शन 12 18 से लेके 23 तक एंड द 31 पर अप्लाई होता है. ठीक है. लेकिन सेक्शन 28 का सेकंड पार्ट बहुत ही
सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत हो तो कोर्ट सेक्शन 12 की एप्लीकेशन या सेक्शन 23 क्लॉज 2 के एक्स पार्टे ऑर्डर डिसाइड करते वक्त सूटेबल प्रोसीजर भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, 12 और 23 क्लॉज 2 के टाइम अगर अप्लाई करते वक्त, एक्स पार्टे डिसाइड करते वक्त कोई भी सूटेबल प्रोसीजर उसे लगता है कोर्ट को, तो वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, वैसे कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा? CRPC। ठीक है, सेक्शन नंबर 29 किसकी बात कर रहा है? अपील की। इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन को मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी अगर पर्सन जो भी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, और ये अपील कहाँ फाइल करी जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने फाइल की जाती है। और क्या कह रहे हैं कि ये अपील 30 दिन के अंदर फाइल करनी होती है। ठीक है, विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और ये 30 डेज सर्व होने की डेट से काउंट होंगे, चाहे ऑर्डर एग्रीवेट वुमेन को सर्व हुआ है या फिर रिस्पोंडेंट को, और जो भी डेट बाद की हो। ठीक है, विच एवर इज़ लेटर। ये हो गया सेक्शन 29। अब जल्दी से देख लेते हैं सेक्शन 30। सेक्शन 30 में क्या बात कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर और रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर के मेंबर जब भी इस एक्ट के अंदर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं तब उन्हें क्या माना जाएगा? पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। किसको? प्रोटेक्शन ऑफिसर को। मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर को क्या माना जाएगा? जब वो अपनी वो ड्यूटी परफॉर्म करे, पब्लिक सर्वेंट उनको माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 31 में क्या बता रहे हैं? पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट। अगर रिस्पोंडेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर इंटीरियम ऑर्डर की वॉयलेशन करता है, किसकी? प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर इंटीरियम ऑर्डर की क्या करता है? वॉयलेशन करता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? मैक्सिमम 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट मिलेगी, और फाइन कितना मिल सकता है? 20,000 रुपये या फिर बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें? जहाँ तक पॉसिबल हो मजिस्ट्रेट इस ब्रीच का ट्रायल करेगा जिसने ओरिजिनल प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया था। ठीक है, कौन करेगा इस ब्रीच का ट्रायल? जिसने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया है। ठीक है, द सेम मजिस्ट्रेट हु हैज़ पास दी प्रोटेक्शन ऑर्डर विल ट्राई दी केस फॉर दी ब्रीच। ठीक है, और क्या कह रहे हैं इसमें? इस अगर एक्ट के सेक्शन 498 IPC और किसी लॉ के ऑफेंस, अगर कोई और लॉ के अंदर ऑफेंस भी बनता है तो मजिस्ट्रेट उसके चार्जेस भी साथ में ही फ्रेम कर लेगा। ठीक है, ये 3 क्लॉज हो गया। अब आइए सेक्शन नंबर 32, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ। इस सेक्शन में क्या कह रहे हैं कि ऑफेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर के ब्रीच का ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल माना जाएगा, मतलब कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। ठीक है, अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच किया है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, दैट मीन्स यानी बेल एक मैटर ऑफ राइट नहीं है। और क्या कह रहे हैं इसमें? अगर कोर्ट को एग्रीवेट विमेन की टेस्टामनी सफिशिएंट लगती है तो उसकी टेस्टामनी के बेसिस पर भी कन्विक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कन्विक्ट किया जा सकता है टेस्टामनी के बेस पे, अगर कोर्ट को सफिशिएंट लग रही है उसकी टेस्टामनी। नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 33, पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसमें क्या कह रहे हैं? अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है, बिना सफिशिएंट रीज़न के रिफ्यूज़ कर देता अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? मैक्सिमम 1 ईयर की इम्प्रिजमेंट मिलेगी। ठीक है, और फाइन कितना मिलेगा? 20,000 रुपये तक या फिर बोथ। नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 34। सेक्शन 34 किसकी बात कर रहा है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को अननेसेसरी लीगल एक्शंस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अगर गुड फेथ में कोई भी या फिर ऑनेस्टली इस एक्ट के अंदर काम किया है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। ठीक है, अगर उसने किसमें? गुड फेथ में काम किया है। किसने? प्रोटेक्शन ऑफिसर ने। सेक्शन नंबर 35 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये कह रहे हैं कि
नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी किसके अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और या फिर कोई और ऑफिसर है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, अगर वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं ऑफिसर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 36 क्या कह रहा है, एक्ट नॉट टू डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। ये कह रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के किसी दूसरे लॉ को रिप्लेस नहीं करता है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किसी दूसरे लॉ को रिप्लेस नहीं करता है। इस एक्ट के अंदर रेमेडीज जो भी दी गई है वो एडिशनल रेमेडीज़ हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर वीमेन को आईपीसी या फिर सीआरपीसी या फिर हिंदू मैरिज एक्ट और या फिर किसी लॉ के अंदर रिलीफ मिल गया है तो वो साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी रिलीफ क्लेम कर सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसको कहीं और रिलीफ मिल गया तो वो इस एक्ट में रिलीफ नहीं कर सकती, क्लेम नहीं कर सकती, वो क्लेम कर सकती है, ठीक है, एडिशन टू द रेमेडीज अलॉन्ग विद द अदर लीगल प्रोविजंस। नेक्स्ट है ये सेक्शन नंबर 37, लास्ट सेक्शन है ये हमारा, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक दी रूल्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके क्या करेगी, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट को क्या बना सकती है, कोई भी रूल्स बना सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है नोटिफिकेशन देकर, ठीक है। यहाँ हो गए हमारे सभी सेक्शन कंप्लीट। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दी इजी नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।